जय हिंद। स्वागत है स्टार टू सक्सेस पर। संविधान सीरीज की ये 5वीं वीडियो है एवं संविधान निर्माण से संबंधित ये दूसरी वीडियो है। यदि पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्रश्नों का PDF फाइल आपको मिल जाएगा, जो कि डाउनलोड करके बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नीचे प्रारूप समिति से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रारूप समिति संविधान निर्माण से संबंधित समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, जो कि इससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को लेकर के, अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाकी 6 सदस्य इस प्रकार हैं: N गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, M माधवराव, TT कृष्णामाचारी और आगे हैं सैयद मोहम्मद शादुल्लाह। बुलेट पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है, BL मित्र की जगह इस्तीफ़ा देने के कारण, BL मित्र ने इस्तीफ़ा दे दिया, इनके जगह पर N माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया तथा DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? N गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद शादुल्लाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1924 में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी है जानना। राजस्व पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह पार्टी भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? N गोपालास्वामी आयंगर, KM मुंशी, BN राव, मोहम्मद सादुल्लाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। BN राव भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा भारत लेकर के आया गया था। अगला प्रश्न है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे और ये 3 लोग, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, ये 3 ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री थे और यही तीनों लोगों ने कैबिनेट मिशन को लेकर के भारत आए थे।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। अब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार ही क्यों है? क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा समय बता देता हूँ। जिस भी देश में संविधान होता है उस देश का शासन प्रशासन संविधान के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो संविधान में स्पष्ट रूप से कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की शक्तियों का विभाजन किया गया है। सरकार के ये तीनों अंग एक निश्चित दायरे में अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। चूँकि संविधान में सरकार के शक्तियों को फिक्स कर दिया जाता है, इसीलिए संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार के रूप में कार्य करती है। संविधान का उल्लंघन करके अपने इच्छा के अनुसार सरकार कार्य नहीं कर सकती है। अपनी इच्छा के अनुसार जब सरकारें कार्य नहीं करेंगी तो एक सीमित दायरे में रहकर कार्य करेगी, तो निश्चित रूप से वो सीमित सरकार ही होगी। चलिए अगला प्रश्न, सरकार की निम्न प्रणालियों में से द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में ही द्विसदन जो पद्धति है, द्विसदनात्मक पद्धति, ये संघीय प्रणाली में एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक तो केंद्र सरकार तथा दूसरा राज्य सरकार है। अब विधायिका में दो सदन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सदन में सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं तथा दूसरे सदन में राज्यों द्वारा भेजे गए राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि राज्यों के विधानसभा द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। ये दोनों सदन भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के नाम से जाने जाते हैं। यही दोनों सदन अमेरिका में, जो भारत में लोकसभा होता है उसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जो राज्यसभा है उसे अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। वही चीज़ ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि भारत में लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि भारत में राज्यसभा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? अधिक सुविधाजनक, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दृढ़ राज्य इसलिए होता है कि सीधे तौर पर पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। पूरे देश में समान प्रकार की विधि लागू होती है तथा किसी भी राज्य का टूटकर अलग होने का एकात्मक व्यवस्था में समस्या नहीं होता है। परंतु यह व्यवस्था छोटे देश एवं समान संस्कृति वाले देश के लिए सही है, भारत जैसे विशाल देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की संस्कृतियाँ, कई भाषाएं बोली जाती हैं तथा भौगोलिक रूप से भी विविधता भरा हुआ है यहाँ। इसलिए एक प्रकार की विधि बनाकर सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा यहाँ शासन किया जाना उचित नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। किसकी विचारधारा से? पहला, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा चारों मूल्यों का बात किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में नहीं ली गई है? ऑप्शन नंबर 1, कानून का शासन, बी, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी, संसदीय व्यवस्था। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन, जापान और चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से प्राप्त की गई है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, रूस के संविधान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों ही ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में 1787 में लिखित संविधान का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 22, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? नाइजीरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार आज 25 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद।